थैंक यू जनाब इब्रार साहब। मैं आईपीएस का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार कर लूँ आपके सामने। तालिबान के बारे में ज़्यादा तो मेरा ख्याल है न कहा जाए बेहतर है। हर एक जानता है कि तालिबान कब मैदान में आ गए और कैसे कंदहार से चल पड़े, कंदहार को भी ले लिया, फिर कंदहार से काबुल चले गए। 94 की बात है, 96 में काबुल ले लिया बगैर कोई बड़ी लड़ाई के। तो उस वक्त कंदहार से काबुल की तरफ पेशकदमी थी। फिर जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो उनके कब्जे से बाहर था। तो पाकिस्तान ने भी उनकी गवर्नमेंट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जब तक उन्होंने दूसरे एथनिक ग्रुप जो है वो अपने अंदर शामिल ना किए हो। तो वो जब 97 में मज़ार शरीफ चले गए, वो काबू कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत तस्लीम कर ली। सऊदी अरब ने भी कर ली, यूएई ने भी कर ली, लेकिन फिर गाड़ी उधर रुक ली। उससे ज्यादा किसी मुल्क ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि के जो तालिबान के ऊपर जो रिजर्वेशन थे दूसरी दुनिया के वो इंतहा पसंदी के थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, किसी को मानते नहीं है। लंबी कहानी है, आप जानते हैं। ओसामा बिन लादेन था, अलकायदा था, वगैरह वगैरह। फिर 9/11 इंसिडेंट हो जाता है। उसके रिएक्शन में, हालांकि 9/11 में अगर देखा जाए तो उसमें अफगानी एक नेशनल भी मेरा ख्याल शामिल नहीं था, इफ आई एम करेक्ट। अमेरिका ट्विन टावर पे हमले में ज्यादातर सऊदी थे, इजिप्शियन थे, बाकी नेशनलिटीज थी। लेकिन चूंकि ओसामा बिन लादेन उनको मतलूब था, तो उसी बहाने सारा मलबा अफगानिस्तान के ऊपर गिरा दिया। और 9/11 अक्टूबर का रिएक्शन अक्टूबर 2001 में अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान की शक्ल में हमने देख लिया। तो अमेरिका जब आया इस मैदान में, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा उसमें बोलूं जो करीब हमारे हैं। पिछले अखबार में कहानियां तो बहुत है, वो सुनाने पे शुरू हो जाऊं तो शायद किताब लिखी जाए, लेकिन इंटरेस्ट की बात अब प्रेजेंट की है, तो आई ट्राई टू कम टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो अमेरिका जब आया, उन्होंने कहा था कि हमारे दो अहदाफ हैं। एक तो तालिबान की हुकूमत को हटाना है, दूसरा अलकायदा को अफगानिस्तान से खत्म कराना है, खत्म ही कराना है बिल्कुल हर लिहाज से। तो बड़ी जल्दी उन्होंने इन दो अहदाफ के हासिल होने का ऐलान भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो 20 साल 21 साल तक अफगानिस्तान में रहे। तो गोया अहदाफ वो नहीं थे शायद, लेकिन उसके अलावा और भी अहदाफ थे जिसकी वजह से वो रुके रहे। और उन्हीं दिनों की बात है कि जब भी अमेरिकनों को कहा जाता कि तालिबान से बात कर ले, तो अमेरिकन बज़िद थे कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। तालिबान ने अगर बात करनी है तो वो अफगान हुकूमत से कर ले। और तालिबान का जवाब था कि नहीं, हम अफगान हुकूमत को तस्लीम ही उस तरह नहीं करते, वो अमेरिकन पपेट है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम जो असली ताकत है अफगानिस्तान में, हम उनसे बात करेंगे। तो इस पे बात आगे चल रही थी, अमेरिका नहीं मान रहा था। बहरहाल फिर आपने देख लिया, वही अमेरिका जो ताकत के नशे में पहले नहीं सुनता था, फिर घुटने टेक दिए और उन्हीं तालिबान के साथ दोहा में एग्रीमेंट भी कर लिया। एग्रीमेंट में दो बड़ी मोटी बातें हैं, आप जानते हैं कि तालिबान ने कह दिया कि अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ बशमूल अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के इस्तेमाल नहीं होगा। और अमेरिका ने वादा कर लिया कि हम वहां से निकलेंगे मई तक। लेकिन जब ट्रम्प चला गया, बाइडन आ गया, तो बाइडन ने मई वाला वादा पूरा नहीं किया, सितंबर तक ले गए। लेकिन अब तकरीबन तकरीबन चले ही गए, थोड़े ही रह गए। जब बागराम खाली कर लिया तो और क्या रहे।
शिकस्त तो तस्लीम नहीं करेंगे, जाहिर बात है सोल सुपर पावर है, लेकिन दुनिया जानती है, हर एक जानता है कि ये शिकस्त फाश है, वो माने या ना माने। तो तालिबान के बारे में जो रीजनल कंट्रीज की रिजर्वेशन थी उसका थोड़ा जरा पस मंजर भी देखना पड़ेगा। जब पिछली मर्तबा वो हुकूमत में आए तो उस वक्त ये जो करीबी ममालिक है जो उनके साथ लगे हुए हैं उनके खासे तशवीश थे, बल्कि ज्यादा कंसर्न अगर मैं कहूँ कि जो इमीडिएट नेबर थे, इमीडिएट नेबर आप जानते हैं पाकिस्तान है, चाइना है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ईरान है। तो इनमें ज्यादातर सेंट्रल एशिया, ईरान, चीन के भी खदशात ये थे कि अगर यही एक्सट्रीमिज्म इस तरफ भी फैल पड़े, खासकर सेंट्रल एशिया में, तो उसे फिर रूस को भी तशवीश थी कि आगे भी किस्सा आएगा, चेचनिया है और भी बहुत सारे मुसलमान है उस रीजन में, तो हमारे लिए मसले पैदा हो जाएंगे। तो मुझे याद है इस पे वाक़या आपको सुना दूं तो दैट आई थिंक विल एक्सप्लेन। जब मज़ार शरीफ में तालिबान के खिलाफ पहले तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन बहरहाल अब्दुल मालिक रिवोल्टेड अगेन अगेंस्ट तालिबान, 3 दिन लड़ाई हो गई। तो उसके बाद जब हम जा रहे थे तो हेरातान ब्रिज पे आ गए। हेरातान ब्रिज इज द बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हेरातान ब्रिज के अंदर आधा उज्बेकिस्तान का है, आधा अफगानिस्तान का है। तो वो आधे से उस तरफ उसके अंदर टैंक्स खड़े हैं और उनकी फौज खड़ी है बंदूक के ताने हुए। तो हम जब वहां पहुंचे वो पुल पे बाकी लोगों को जाने दे रहे थे पैदल, हमें रोक लिया। हमारे साथ जाहिर बात है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थे, वीजे थे, और उनका जो सिक्योरिटी वाला इंचार्ज था वो पहले उनका मज़ार शरीफ में काउंसल जनरल रहा था। तो मैं तो नया नया गया था मज़ार में, मैं तो नहीं जानता था, लेकिन मेरा जो दूसरा कोलीग था वो उसे जानता था। जब हमें रोका उसने उसको देखा तो उसको आवाज थी, ओ फलान है, हम हैं फलान। उसने वहां से दूर कोई 50-60 गज दूर खड़ा था, उसने कहा, वहां से जवाब दिया, कहता वेल ब्रदर माय हार्ट इज ब्लीडिंग, आई नो हु यू आर, माय हार्ट इज ब्लीडिंग। ही रिपीटेड दिस वर्ड 3-4 मरतबा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे लिए हुक्म है कि हम पाकिस्तान को और अफगान नेशनल को आने न दें। तो हम फिर वापस चले गए, वो दूसरी लंबी कहानी है। तो ये मैंने इसलिए सुनाई कि उस वक्त ये खौफ था कि तालिबान या ये इनके दोस्त लोग वो वहां न चले जाए। यही कंसर्न ताजिकिस्तान का भी था, कुछ हद तक यही कंसर्न चीन का भी था कि उनका जो शिनजांग सूबा है वह और जो मुसलमान है उसके सिलसिले में वो भी घबरा रहे थे कि ETIM वाले यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना कर ले। इसी तरह ईरान को आप देख लिए, उनके अपने रिजर्वेशन थे, बल्कि उनको तो सीरीज एक दचका लगा मज़ार शरीफ में। तालिबान जब दूसरी मरतबा वापस गए, मज़ार को ले लिया, तो ईरान के काउंसलेट में जो उनका काउंसल जनरल था और कुछ और भी लोग थे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, उनको मार दिया। तो उसे खासी टेंशन हो गई। ईरानी 1 लाख के करीब फौज ले आए हेरात बॉर्डर पे, धमकी दी कि हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे तालिबान पे। तो बहरहाल हमने कोशिश की, लंबा कहानी उसमें नहीं जाते, उसको हमने थोड़ी सी कोशिश के बाद जरा कंट्रोल कर लिया, हालात जरा बेहतर हो गए। तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि जो इमीडिएट नेबर्स है या रीजनल कंट्रीज है उनकी रिजर्वेशन क्या थे। इसी तरह हिंदुस्तान को देख ले, रीजनल प्लेयर है, हम कितना भी उसको डिसलाइक कर ले, उसका अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 3 बिलियन से ज्यादा
3 बिलियन डॉलर से ज्यादा उन्होंने सिविल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए हैं। और ये 20 साल में उनको चूंकि खुली छुट्टी मिली थी, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सिविलियन तबका भी गोया कायल कर लिया कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान है। तो इसलिए आज आप देखते हैं कि मामूली सी भी कोई इंसिडेंट हो, कुछ भी हो जाए, बल्कि वो मजाकन लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई भी हो जाए तो कहते हैं इसके पीछे ऐसा है। तो यहाँ तक हालात हमारे लिए उन्होंने खराब किए। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत थी पिछली तो उसमें हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कंप्लीटली आउट हो चुका था। याद अगर हो तो उनका जहाज भी एक अगवा हुआ था, कंदहार ले आए थे। तो हालात उनके और तालिबान हुकूमत के इंतहाई टेंस। तो जब तालिबान हटा लिए गए, वो उस वक्त भी हिंदुस्तान मुखालिफ ग्रुप में था, बहरहाल नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था। तो जब 9/11 हुआ, तालिबान की हुकूमत हटा दी। जो हुकूमत अमेरिकन सपोर्ट से आई, सिवाय कारजाई साहब के, बाकी सब नॉर्दर्न अलायंस के एक्टिव मेंबर थे। फेस उनका कारजाई साहब बना दिया, बिकॉज पठान को ही हेड बनाना था, उसके अलावा होता नहीं अफगानिस्तान, मुश्किल पड़ जाती। बाकी सारे एक्टर वही नॉर्दर्न अलायंस वाले थे। तो हिंदुस्तान को मौका मिला, क्योंकि वो सारे इस अरसे में जब उनकी लड़ाई थी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की, तो हिंदुस्तान नॉर्दर्न अलायंस के पीछे बिल्कुल खड़ा था। ताजिकिस्तान के थ्रू, कोलाब या कुलियाब उनका इलाका है, उसके थ्रू वो नॉर्दर्न अलायंस को बदख्शान के थ्रू मदद करते थे। तो हिंदुस्तान को गोया खुली छुट्टी मिली कि अफगानिस्तान में जहां जाए जो करे, ये 20-21 साल उन्होंने उसे खूब फायदा उठा लिया। अब उनको ये डर है कि जब तालिबान की हुकूमत आए तो हमारी उस हैसियत का क्या बनेगा। जो सियासी हमारी वहां पे इन रोड्स हमने बना लिए, दोस्तियां बना ली, पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल पैदा कर लिया, वो तो चला गया। लेकिन जो एक्चुअल हमने इन्वेस्टमेंट की है सिविलियन प्रोजेक्ट्स में, 3 बिलियन बड़ी अमाउंट है, तो उसका क्या बने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने तालिबान के साथ दोहा में मुज़ाकरात भी किए, मुलाकात भी की। वो चाहते हैं कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत पावरफुल पोजीशन में नहीं रहती, तालिबान डोमिनेंट फोर्स या टोटली एक्सक्लूसिव हुकूमत बने, तो तब भी उनके साथ वो ताल्लुकात कायम रखे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट 20-21 साल तक उन्होंने अफगानिस्तान में की है प्रोजेक्ट्स में और लोगों के ऊपर, वो बरकरार रहे, बल्कि उस पर मजीद काम करते रहे। दूसरा रुख अगर हम इसका देख ले तो मैं मोटी मोटी बातें कहता हूँ, बाकी तफसील तो बहुत बड़ी है। अब इसमें रीजनल, बल्कि पहले तो ये इमीडिएट नेबर देख ले, उनका फायदा किस में है। जो अफगानिस्तान के साथ लगे हुए, उनका फायदा मेरे हिसाब में अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए तो सबका फायदा है। कनेक्टिविटी हो जाएगी, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, तिजारत बढ़ेगी, खुशी आएगी, अफगानिस्तान डेवलप हो जाएगा। अगर वहां अमन है तो यहाँ भी अमन आएगा, हम भी डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट किन किन का सर्व नहीं होगा। जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनके मातहत तो नहीं, लेकिन खुली छुट्टी उनकी हो। मैं समझता हूँ हमारा अफगानिस्तान के अंदर उस लिहाज से कंपटीशन 2 मुल्कों के साथ है। अमेरिका तो चला जाएगा, वो तो सुपर पावर है, दूसरी बात है, वो अलग किस्सा है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हमारा, ईरान का और हिंदुस्तान का इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर अफगानिस्तान में तालिबान एक्सक्लूसिव या तालिबान डोमिनेंट हुकूमत आती है, तो हिंदुस्तान तो मेरा ख्याल है हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा, जिसके असरात अब कुछ आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है केपी में,
या बलूचिस्तान में ये कल जो एक वाकया हुआ था जिसमें चीनी हमारे भाई ब्लास्ट में गए, हमारे लोग भी गए। अब असली पता तो बाद में चलेगा, बट आई पर्सनली फील कि ये सी पैक को धक्का देने की शायद एक मजीद कोशिश है। तो वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिलके सी पैक को डिरेल कर ले। किसी कीमत पे भी वो नहीं चाहेंगे कि सी पैक कामयाब हो जाए, क्योंकि सी पैक BRI का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है इतनी बड़ी मुश्किल और चीज नहीं। लेकिन इसमें चूंकि अमेरिका और इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है तो इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और मैंने सुना है कि अभी प्रेसिडेंट काबुल गवर्नमेंट ने भी चीन के साथ मुज़ाकरात किए हैं और शायद इस पे एग्रीमेंट दोनों का है कि काबुल से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई 62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा कि सी पैक कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक हो जाए। और इसी तरह ईरान के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट का भी ऐलान हुआ कि $400 बिलियन चीन वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर ईरान भी इधर आ जाता है, अफगानिस्तान के साथ भी सी पैक हो जाता है, पाकिस्तान और चाइना तो ऑलरेडी दोस्त है, रूस के साथ भी हमारी दोस्ती हो, पुरानी वाली बात नहीं है। तो ये एक ब्लॉक बन गया, फिर अमेरिका चाइना को कैसे कंटेन करे? फिर तो इस रीजन में गोया चीन और पाकिस्तान और रूस का तोती बोलेगा, हिंदुस्तान तो हट जाएगा, इसी तरह अमेरिका भी पीछे हट जाएगा। लेकिन ये कहना आसान है, इस पे अमल करना या इसको अमली शक्ल देना खासा मुश्किल होगा। अमेरिका के बड़े लंबे हाथ, हिंदुस्तान भी जिस तरह हमारे साथ पिछले 70-72 सालों से खेल रहा है, वो भी कोई मौका हाथ से नहीं कमाएगा। तीसरी हुकूमत या मुल्क, मैं समझता हूँ ईरान हमारा भाई है, अच्छे ताल्लुकात है हमारे, लेकिन अगर अफगानिस्तान में उनकी इंटरेस्ट सर्व नहीं होती तो फिर वो भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। उनका दो के मैं समझता हूँ फायदा ज्यादा इसी में है कि अमन आ जाए तो बेहतरी है, लेकिन अगर वो देख ले कि हिंदुस्तान और अमेरिका अमन आने नहीं देता, जो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की नीयत में फतूर है कि अफगानिस्तान जलता रहे, तो तब उसका इंटरेस्ट बेहतर सर्व होगा। वरना अगर वो चाहते थे कि अमन आ जाए, तो जैसे मैंने अर्ज कर लिया कि एक वक्त आके अमेरिका और नेटो के कोई 1.5 लाख के करीब फौजी थे अफगानिस्तान में, तालिबान भाई हमारे तितर बितर थे, ये कोशिश कर रहे तालिबान, आई नो फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ तालिबान, कि किसी तरह हम अमेरिका के साथ कोई डील कर ले, बस वो चले जाए, हम सब्र कर लेंगे। लेकिन अमेरिका बात नहीं कर रहा। तो अब आई मीन उस अगर हम ये चाहते तो वो मौका था, मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए, कि तालिबान से बात कर लेते। अफगान हुकूमत तो उन्होंने बनाई थी, तालिबान उसमें आकर शामिल हो जाते या कोई तरीका निकल जाता, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, मौका जाने दिया। अफगानिस्तान में वो करते रहे जो उनकी मर्जी। अब चले गए तो ऐसे चले गए रात की तारीकी में कि कोई कॉमन डिस्पेंसेशन दरमियान में नहीं लाए, कि जिस पे अफगान हुकूमत, तालिबान और जो दूसरे सियासी रहनुमा है या वारलॉर्ड है, हुकूमत में नहीं है लेकिन काबुल में बैठे हैं, वो इसमें मुतफिक। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी नीयत में फतूर थी, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में यही खून खराबा चलता रहे, खुदा न करे सिविल वार की तरफ चला जाए, क्योंकि उसमें अमेरिका के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर, ख्वाहिशात बेहतर तरीके से सर्व हो जाते। उनका नजर है, जाहिर बात है, पाकिस्तान के ऊपर भी। जो बाइडन ने कहा था, ये मैं कई मरतबा कोट कर चुका हूँ, ओबामा वार्स जो किताब लिखी बाब वुडवर्ड ने, उसमें ये चीज मैंने पढ़ी थी जब उनसे पूछा, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, कि आप
का अफगानिस्तान में आना तालिबान की वजह से, तो आप रहेंगे जाएंगे, इस तरह कुछ सवाल था। तो उसने कहा कि देखो हम बेशक आए हैं तालिबान को हटाने और अलकायदा के खिलाफ, लेकिन ये ठीक है मकसद था, बट हमारा असल अहदाफ इस रीजन में मौजूद होना, इस पे नजर रखना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पे नजर रखना। अगर दुनिया को या अमेरिका को पाकिस्तान से किसी चीज का खतरा है, डर है, वो हमारे न्यूक्लियर एसेट से। किसी भी दूसरे मुसलमान मुल्क के पास आप सब जानते हैं नहीं है। तो हमारी ये एसेट उनके आंखों में कटकते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका चाहेगा कि अफगानिस्तान में सिविल वार हो और उससे उनको और हिंदुस्तान को अच्छा मौका मिलेगा कि पाकिस्तान में भी हाथ करे बदमाशी का, और चीन को भी आराम से न बैठने दे। वहां भी ETIM या अगर वो न माने कि तालिबान के जो धड़े उनसे नाराज होंगे, खुरासान वाले भी हैं, वो न माने तो ISIS, वो तो सबूत शुदा बात है कि अमेरिका ने खुद ही बनाया है दाइश, उसको रिएक्टिवेट किया जा सकता है। तो चाइना को एक तो अंदरूनी मसला हो जाएगा, दूसरा मजीद फैलने से रोकने का भी एक तरीका या एक जरिया हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये दो सिनारियो थे, मैंने कहा आपके सामने रखूं। अभी कोशिश तो हमारी ये है कि हर उस एफर्ट में हम कंट्रीब्यूट कर ले जो अफगानिस्तान के अंदर अमन ला सके। एक चीज की मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा कि जो हम कहते हैं शायद या तो हम नादानी में कर लेते हैं या आई डोंट नो हकीकत को उसे पुश डाल लेते हैं। जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान की बातचीत कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। मैं समझता हूँ ये हकीकत से इसलिए दूर है कि तालिबान तो पहले कहते थे कि हम अमेरिका से बात करना चाहते हैं, अमेरिका नहीं चाहता। जब अमेरिका राजी हो गया तो क्या रह गया, बात तो करनी थी। हाँ, हमने रोल जरूर प्ले किया है, फैसिलिटेट किया कि वो आए जाए, उनसे बात कर ले और जो चीज हमें अच्छी लगती है उनको कह लेते हैं, लेकिन 100% वो कोई हमारे नौकर तो नहीं है कि सारी बातें हमारी माने। तालिबान पाकिस्तान बहुत करीब है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उन चीजों में बहुत करीब है जिसमें इन दोनों का इंटरेस्ट एक हो। अगर इनका इंटरेस्ट में फर्क आता है तो जाहिर बात है तालिबान पहले अफगान है फिर हमारे दोस्त है, वो पहले अपने इंटरेस्ट को देखेंगे फिर हमारे को देखेंगे। तो इस कुर्बत का हमने ये फायदा जरूर उठाया कि उनको कहते रहते हैं, अफगान हुकूमत के साथ भी बिठा दिया या बैठ गए, बातचीत शुरू की, ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन सुना है कि हामिद कारजाई साहब और अब्दुल्ला साहब शायद कतर चले गए तालिबान से बात करने। उनको पहले भी मेरा ख्याल है इनविटेशन तालिबान की तरफ से अनक्वाइट मिली थी कि आए हम बात करें, लेकिन कारजाई साहब जो मैंने एक बड़े हार्श मौत का है उनसे सुनी कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कि मैं बस चला जाऊं तालिबान से बात करूं, फिर अशरफ गनी को कहूं कि आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। If I have to go, I have to go with some power in my hands. तो उस पे अशरफ गनी शायद कुछ अरसा नहीं मान रहा था। अब लगता है अशरफ गनी की मजबूरी ये हुई कि अब उसको लगता है कि मेरे दिन शायद कम रहे, तो उसको सुना है कि फुल एम्पावर्ड है ये डेलीगेशन के तालिबान के साथ मिल बैठ के कोई तरीका निकाल दे। और तरीका इसलिए भी निकालेंगे कि आप देख ले कि तालिबान ने जब अपनी एडवांस अब शुरू कर ली, तो अगर मैं गलती न कर लूं तो शुरू कर लिया नीचे बदख्शान से, चीन के साथ, फिर ताजिकिस्तान के साथ, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमानिस्तान, फिर ईरान, ये बॉर्डर सील कर लिए। इसमें दो मफरूजे जो मैंने सुने हैं, एक तो शायद अबरार साहब ने भी उसकी तरफ जिक्र कर लिया कि दोहा का जो एग्रीमेंट था अमेरिका और तालिबान का, उसके अंदर कोई एक
अटैचमेंट या कोई एक और चीज थी जो पब्लिक को नहीं आई, लेकिन असली इम्पोर्टेंट वही है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद उसमें अमेरिका ने तालिबान के साथ एग्री किया कि बिकॉज अमेरिकन समझ गए कि तालिबान ही असली पावर है, दूसरे तो हम जब कहेंगे चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल अशरफ गनी थोड़ा सा डर किया। तो उसमें शायद तालिबान के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम इधर से आ जाओ ऊपर से, ताकि इनको अगर वहां से इन सेंट्रल एशिया और ईरान से मदद आना भी हो तो वो सील कर लो, मेन सिटीज पे हमला ना करो, उससे तुम्हारे खिलाफ नफरतें बढ़ेंगी, लोग वैसे भी घबराए हुए हैं, तो मेन सिटीज अवॉइड कर लो। ये पेरिफेरीज में इतने लोग नहीं है, वो खुद सरेंडर हो जाएंगे या आप फतह कर लेंगे। तो आप अभी देख लें, ये सारा जो सर्कल इन्होंने कंप्लीट कर लिया, इसमें किसी भी सूबे के दारुल खिलाफा को उन्होंने नहीं लिया। थोड़ी सी जंग हुई है, मैंने सुना है कंदहार में शायद अभी तक है और गजनी में भी है, इसी तरह शायद और भी ऊपर नॉर्थ में हो, कुंदूज में, लेकिन लिया नहीं है। मैं समझता हूँ दो वजह, एक तो वो डर की वजह है, दूसरा अगर आप देख लें किसी इलाके को डिस्टेबलाइज करना, किसी जगह को खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत आसान है, लेकिन उसी कुर्सी पे हुकूमत वाली पे जब आप बैठ जाते, यू हैव टू रन द शो एज ए गवर्निंग बॉडी, एज ए गवर्नमेंट, फिर खासा मुश्किल हो जाता है। तो तालिबान मैं समझता हूँ कि जब तक वो काबुल न ले ले, ये दूसरे बड़े बड़े शहर अवॉइड करेंगे कि खौफ न फैले, दहशत न फैले। तो इसलिए शायद अमेरिका ने उनको कहा कि तुम ऊपर से आ जाओ, ताकि अशरफ गनी ये बात समझ जाए, आपके साथ बातचीत के लिए बैठ जाए। बिकॉज मैंने जो सुना है, अशरफ गनी शायद खलीलजाद की भी बातें नहीं मान रहा था, एक मीटिंग में खलीलजाद से मुलाकात से भी इनकार कर लिया उसने। और जो बाइडन ने, जो उसके सेक्रेटरी ने पहले खत लिखा था, इफ यू रिकॉल, उसमें भी ये जोर इसके ऊपर डाल दिया गया कि तुम किसी तरह इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम अरेंजमेंट के लिए राजी हो जाओ। तालिबान चाहते थे कि इंटरिम गवर्नमेंट हो, ये मुझे किसी ने कहा, मैं भी इमरान, कि या इंटरिम सेटअप आ जाए या एक आदमी जिस पे तालिबान और अफगान हुकूमत एतमाद कर सके, उसको कुछ अरसे के लिए हुकूमत चलाने दे, उस दौरान में हम बैठ के कोई फ्यूचर डिस्पेंसेशन का फैसला कर लेते, लेकिन वो भी अशरफ गनी नहीं मान रहा। तो अमेरिका आई वुड से कि शायद बअमर मजबूरी तालिबान के साथ या अपने मकसद के लिए राजी हो गया कि तुम ऊपर से आ जाओ, प्रेशर डालो काबुल के ऊपर, नीचे से भी आ जाओ, फिर काबुल किधर जाएगा? जब स्क्वीज कर लोगे सारे रास्ते तुम्हारे, सड़कें तुम्हारे कंट्रोल में होगी, वेयर विल अशरफ गनी? तो मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि जो अभी डेलीगेशन गई है कतर को, आई एम क्वाइट होपफुल कि अगर इसको वाकई पावर मिली है काबुल गवर्नमेंट से, और दूसरे जो बाहर के रीजनल पावर है या इंटरनेशनल पावर है, वो इंटरफेयर न कर ले इस मसले में, तो अफगानीज आर क्वाइट कैपेबल कि बहुत मुश्किल मसले का भी कोई हल निकाल सके। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ, ज्यादा उस तरफ नहीं आऊंगा, आई थिंक आई स्टॉप हियर, कि दूसरे मुल्कों का अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है, हमारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान को कोई भी मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहिए जिसके थ्रू अफगानिस्तान में अमन ला सके। अभी आज खबर आई थी, इमरान साहब ने भी जिक्र कर लिया कि शायद हामिद कारजाई साहब को इमरान खान साहब ने इन्विटेशन दी, दूसरे अफगान लीडर्स को भी दी कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर लें। अच्छी बात है, कर ली जाए, व्हाई नॉट? क्योंकि जैसे अर्ज कर लिया कि दूसरे मुल्कों का सिर्फ इंटरेस्ट है, हमारे बका का मसला है अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ जो कुछ होता है उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर होता है। और खुदा न खास्ता अगर इस मर्तबा पिछले मर्तबा की तरह सिविल वार हो जाए, फिर तो बहुत शदीद खतरा है। अभी हमने
वो मरहला तय नहीं किया जहां पे हम कह सके कि बस अब खतरात चल गए, क्योंकि तालिबान शहरों से बाहर है, हुकूमत शहरों के अंदर मौजूद है। हुकूमत फोकस कर रही है शहरों को बचाने, काबुल को बचाने। अगर कोई तस्फिया ना हो और इसमें तालिबान आए बजोर बंदूक के लेने को, और अफगानी की हुकूमत हाँ कितनी भी कमजोर कहो, लेकिन उनके पास भी बंदे तो हैं। फिकर इब्रार साहब ने आपको बता दी, वो अगर सारे बंदूक उठा ले और मलेशिया भी बंदूक उठा ले, ये दोनों बंदूक के इस्तेमाल हो तो फिर क्या बनेगा बड़े बड़े शहरों का। फिर आपकी तरफ मुहाजिरीन भी आएंगे और यही लड़ाई आपके बलूचिस्तान और आपके केपी को सीरियसली इफेक्ट करेगी, खराब करेगी। तो मेरी दुआ है कि ऐसी सिचुएशन ना हो। तालिबान अब बड़े समझदार हो गए, हर जगह लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल कि तालिबान ने बहुत कुछ सीखा ये 20-22 साल। इनको ये भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी हुकूमत क्यों गंवा दी, क्यों एकोमोडेट लोगों को नहीं किया, क्यों दूसरे लोगों की बात नहीं सुनी। और इस दरमियान वो कई मुल्कों में जा चुके हैं। अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं, ईरान में थे, मॉस्को में थे, ताजिकिस्तान में थे। हर मुल्क को जाते हैं, उनको एश्योरेंस कराते हैं कि हमारा एजेंडा इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। हमसे न डरे, न हमारे इरादे हैं आपकी तरफ। तो तालिबान भी अब समझ गए। आई एम श्योर वो कोशिश करेंगे कि इनकी अगर हुकूमत आती है तो उसमें ये दूसरे एथनिसिटीज वो शामिल करेंगे। अच्छी बात तो ये होगी कि अगर अशरफ गनी और तालिबान और जो दूसरे पॉलिटिशियन है इनकी मुश्तरका हुकूमत बने, लेकिन ये ख्वाहिश में कहूँगा हो सकती है। सबका एक बात पे मुतफिक होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में देख ले जो अच्छी जमहूरियत है, आप बरतानिया देख ले, आप अमेरिका देख ले, वहां पे हुकूमतें 100% अवाम की मर्जी से आती है। जमहूरियत में भी इलेक्शन हो जाते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, तो गोया आधे से ज्यादा लोग हुकूमत के साथ होते हैं, बट तकरीबन उतने ही हुकूमत के खिलाफ भी होते हैं। तो कोई उधर उंगली नहीं उठाता कि जी वो क्यों नहीं है। तो हमने ये बंदूक क्यों उठाई है कि हम कह ले कि नहीं जी तालिबान जरूर उनको भी शामिल कर ले, उनको भी शामिल कर ले। मैं जाती तौर पे ये कहता हूं कि उनको न कहो, हाँ ये जरूर कहो कि जो दूसरे एथनिसिटीज हैं उनके लोग आपके साथ शामिल होते हैं। मसलन एक मिसाल दे सकता हूँ कि ये जरूरी तो नहीं कि आप रशीद रुस्तम को अपनी हुकूमत में ले ले, बदनाम जमाना आदमी है। अगर उसकी जगह दूसरा कोई उज़्बक अच्छा आदमी आपको मिलता है, या अहमद शाह के बेटे की जगह आपको कोई दूसरा अच्छा ताजक मिलता है, तो इसी तरह हजारा और दूसरे एथनिसिटीज में से भी इस तरह लोग उनके पास आ जाए। पठानों में से हामिद कारज़ई बड़ा अच्छा नाम है, वो अगर आता है, गुलबुद्दीन साहब है, ये मिलते हैं, तो फिर उसमें क्या खराबी है कि हम कहें कि नहीं जी खामखा अशरफ गनी इसमें होना चाहिए, एथनिसिटीज होनी चाहिए। और उस लिहाज से जो हुकूमत काबुल में आती है, आई थिंक हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, हमें फौरन मानना चाहिए। ये कंडीशन अब हम न रखें कि अगर ऐसे हो तो हम नहीं मानेंगे, अगर तो उस तफसील में नहीं जानता, आप जानते हैं। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जो हुकूमत आती है, अफगान हुकूमत मानती है, उसको हम भी मानेंगे, उसके साथ हम भी ताल्लुकात रखेंगे। पाकिस्तान का फायदा इसमें नहीं है कि फ्रेंडली हुकूमत काबुल में आए। पाकिस्तान का फायदा इसमें है कि जो हुकूमत भी अफगानी बनाए वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंडली होगा, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये दोनों इतने साथ ताल्लुकात बेहतर रखेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। सर बातें तो बहुत ज्यादा है, आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर। थैंक यू।